हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका हार्दिक स्वागत है संस्कृत व्याकरण की क्लास में। मैं एन.के. शास्त्री आज इस वीडियो में संस्कृत व्याकरण का टॉपिक कर्म कारक लेके आया हूँ। दोस्तों, अपने पिछली वीडियो में कारक विषय में मैंने आपको डिटेल में समझा दिया था और हम कारक पढ़ रहे थे। फिर और एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कारक क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहते हैं, अर्थात क्रियान्विति कारकम या क्रियाजनकत्वम कारकम। और इसके भेद मैंने आपको बताए थे कि कारक के संस्कृत में 6 भेद होते हैं और हिंदी में 8 भेद होते हैं। और साथ ही पिछले वीडियो में मैंने आपको कारक पार्ट 1 में कारक की एक टेबल दी थी और साथ ही कारक के चिन्ह और किन किन कारकों के माध्यम से हम कौन कौन सी विभक्ति जोड़ते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। क्योंकि संस्कृत में जब हम कारक पढ़ेंगे तो उसमें विभक्तियों का बहुत योगदान है। कारक के साथ विभक्तियां चलती है, विभक्तियों से ही कारक की उत्पत्ति होती है तो और समझ आती है। तो इसलिए ये ध्यान रखिए। आप आगे बढ़ते हैं। कर्म कारक आज हमारा जो है मुख्य टॉपिक। इससे पहले जो कर्ता कारक था हमने पढ़ लिया था और कर्म कारक। अब दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि कर्म कारक किसे कहते हैं। कर्म कारक क्या होता है? यानी कर्ता जिस क्रिया को जिस वस्तु के लिए करता है, जिस कर्ता द्वारा जो इच्छा की गई वस्तु होती है उसके लिए की गई क्रिया कर्म कारक होता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। यानी कि कर्ता जिस वस्तु की इच्छा रखता है उसे कर्म कारक कहते हैं। और किसी भी कारक के लिए क्रिया से संबंध तो होता ही है, तो इसलिए कर्ता के द्वारा जो इच्छा की गई विशेष रूप से उसके लिए की गई क्रिया कर्म कारक कहलाती है। तो कर्म कारक की परिभाषा, कर्ता द्वारा जो इच्छा की जाती है उसे कर्म कारक कहते हैं, या कर्ता जिस वस्तु के लिए क्रिया करता है उसे भी कर्म कारक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। कर्म कारक अर्थात द्वितीय विभक्ति। कर्म कारक के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, क्योंकि कर्ता योगे प्रथमा और कर्म योगे द्वितीया और करण योगे तृतीया, ऐसे टेबल चलेगी। तो द्वितीय विभक्ति आपको शब्दों की आनी चाहिए। अब आगे दोस्तों, तो कुछ सबसे पहले सूत्र है एकथितंच, अर्थात कुछ 16 प्रकार की द्विकर्मक धातुएं होती है। तो उनमें से मुख्य कुछ धातु मैंने यहाँ लिखी है। यदि वाक्य में ये धातु ये क्रियाएं हैं और तो इसमें कर्म कारक होगा। इनमें जो वाक्य बनेंगे आपको बताएंगे। तो कुछ कौन कौन सी वो 16 प्रकार की द्विकर्मक धातुएं होती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि वाक्य में द्विकर्मक होता है, यानी कि क्रिया जो कर्म है वो 2 बार आता है। जैसे ये दू है, दू से क्या क्रिया बनी? दोग्धी। तो यहाँ पर द्विकर्मक क्या हुआ? धेनु भी द्वितीय विभक्ति अर्थात कर्म कारक है और दुग्धम भी द्वितीय विभक्ति अर्थात कर्म कारक है। तो ये जो 16 प्रकार की द्विकर्मक धातुएं होती है इनमें द्विकर्मक होता है, यानी कि 2 कर्म होते हैं। ये द्विकर्मक धातुएं कहलाती है। तो बात करेंगे 16 प्रकार की कौन कौन सी है। दू, याच, पच, दंड, जी, भू, ब्रू, सा, ये बहुत से 16 प्रकार की धातु होती है। दू, याच, पच, दंड, रुदे, ची, भू, सा, सी, सास, जी, मत, मुसाम। तो ये उनमें से कुछ मुख्य क्रियाएं आपको ये यहाँ दी गई है। दूह से दोग्धी बनता है, वाक्य में दोग्धी आपको आते ही। इससे पहले याच, याच से याचते बनेगा। जी, ची से चिनोती बनता है। नी से नईति बनता है और जी से जयति बनता है। तो इस तरह से दोस्तों उदाहरण देखते हैं। माता, धेनु, दुग्धम, दोग्धी। तो यहाँ पर माता कर्ता कारक है, एक प्रथमा विभक्ति है। धेनु में द्वितीय है, दुग्धम में द्वितीय है और ये क्रिया है। तो यहाँ पर आपको ये कर्म कारक का जब पता, तो कर्म कारक कहाँ होता है? जहाँ द्वितीय विभक्ति होती है। तो धेनुम मिलता भानुम की तरह, रामम की तरह। तो जो भी ये मैकी अंत में जिन शब्दों में मैकी साउंड होगी वो द्वितीय विभक्ति के होंगे। तो धेनु में कौन सी हुई? द्वितीय विभक्ति अर्थात कर्म कारक होंगे। ऐसे ही सेवक है, माता, धेनु, दुग्धम, दोग्धी। माता गाय से दूध दूती है, निकालती है। सेवक नृप क्षमा याचते, सेवक नृप से क्षमा मांगता है, याचना करता है। तो द्वितीय विभक्ति कहाँ है? ये कर्ता, ये क्रिया और ये कर्म कारक योगे द्वितीय विभक्ति।
यानी कि नृप में जो है नृप ये किस कारण है? कर्म योगी द्वितीया। इसी तरह से सुधा, लता, पुष्पाणि चुनौती, सुधा कर्ता कारक है, लताम, लताम पुष्पाणि, तो इन दोनों में हमें एक दोनों में कर्म द्वितीय विभक्ति है और द्वितीय विभक्ति को होती है कर्म कारक होता है। तो यहाँ पर लताम में द्वितीय विभक्ति हो गई, क्यों? क्योंकि कर्म कारक योगी द्वितीया। तो इसमें आपको द्वितीय विभक्ति लिखनी है कर्म योगी द्वितीया। तो इसी तरह से और भी दूसरा इसका नियम पढ़ते हैं। सुधा लता से पुष्पों को चुनती है, लता से पुष्पों को चुनती है। अभी तक अब एक जिसका दूसरा नियम आता है दोस्तों, ये तो आपको याद हो गया कि जो 16 द्विकर्मक धातुएं होती है जिनमें 2 कर्म होते हैं उनमें द्वितीय विभक्ति होती है, अर्थात द्वितीय विभक्ति होगी कर्म कारक। कर्म कारक कब होगा? जब द्वितीय विभक्ति होगी, सीधे से। और इसी तरह से आप ये सीधा ध्यान रख सकते हैं, कर्म द्वितीय विभक्ति कर्म कारक होगी। तो कर्म योगी द्वितीय विभक्ति आपने इसमें यह समझा कि इनमें सब में कर्म है। क्या कर्म है? सुधा लता से फूलों को तोड़ती है, तो सुधा तो करता हुई, लेकिन लता जो है ये कर्म कर रही है। तो सुधा लता, लता से बेल से सेवक नृप को, नृप से क्षमा मांगता है, तो यहाँ पर सेवक द्वारा क्या कर्म किया गया? क्षमा का। तो इसमें नृप को नृप क्षमा मांगता है, तो इसमें जो है कर्म कारक हो गया। माता धेनु दूधम दौग्धी, तो यहाँ पर क्या कर्म किया जा रहा है? गाय से दोहन का काम किया जा रहा है, दूध निकालने का। अब बात करते हैं अभितः, परितः, निक्सा और समया और योगे। यानी कि अभितः, परितः, समया, हा, निक्सा, योगे, इनकी योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अभितः दोनों ओर, परितः चारों ओर। यदि ये वाक्य में जैसे ग्रामम अभितः, ग्रामम अभितः क्षेत्राणि, ग्रामम क्षेत्राणि सन्ति। अब देखिए यहाँ पर अभी क्या है? अभितः, द्वितीय विभक्ति कहाँ हुई? ये ग्रामम में। तो क्यों हुई? क्योंकि आपके ये नियम है अभितः, परितः, समया। अभितः, परितः, अभितः, परितः यदि वाक्य में है, अभितः, परितः, समया, निक्सा, हा, इन शब्दों के योग में, इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है ग्रामम। अत्र क्वेश्चंस क्या है कि अत्र का विभक्ति किम योग है? तो ग्रामम में कौन सी विभक्ति हुई? द्वितीया। क्यों? क्योंकि आगे अभितः है, तो अभितः योगी द्वितीया। तो आप लिख सकते हैं अभितः योगी द्वितीया। इसी तरह इनमें जैसे लिखा है कि कर्म योगी द्वितीया, कर्म योगी द्वितीया, कर्म योगी द्वितीय विभक्ति, कर्म योगी द्वितीय विभक्ति। इसी तरह से इसमें क्या आएगा कि जो शब्द होंगे आगे अभितः योगी, अभितः योगी द्वितीया, अभितः योगी द्वितीया। इसी तरह से ग्रामम अभितः क्षेत्राणि सन्ति, गांव के दोनों ओर खेत है। इसी तरह से परितः है, विद्यालयम परितः राजमार्गा सन्ति, विद्यालयम परितः, लीजिए विद्यालयम परितः राजमार्गा सन्ति। राजमार्गः, विद्यालय परितः राजमार्गः। इसमें भी क्या हुआ? परितः योगी, यहाँ पर परितः है, द्वितीय विभक्ति कहाँ हुई? विद्यालय में, विद्यालयम। तो विद्यालय में क्या हुई? द्वितीय विभक्ति। क्यों? परितः योगी, क्योंकि नियम है आपके पास अभितः, परितः, समया, निक्सा, यदि हाँ इनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे ग्रामम निक्सा पाठशाला अस्ति, जैसे निक्सा का बनाते हैं, निक्सा का मतलब भी पास में होता है, समया का मतलब भी पास में होता है। तो अभितः, अभितः का मतलब दोनों ओर, परितः चारों ओर, निक्सा समया पास में। तो इस तरह से विद्यालय, तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हो गई, क्यों? परितः योगी। तो आंसर क्या आएगा? अंडरलाइन में लिखा कि पदे का विभक्ति किम कारण, तो द्वितीय विभक्ति परितः योगी। जैसे इसमें हुआ था, अंडरलाइन कर दिया, नर्क को पूछा का विभक्ति, तो द्वितीय किम योगे, तो कर्म योगी। तो इस तरह से इसमें भी सेम थिंग है, परितः योगी द्वितीय विभक्ति। इसी तरह से निक्सा की बात करते हैं,
जैसे ग्रामम निक्सा पाठशाला अस्ति, गांव के पास में पाठशाला है तो ग्रामम निक्सा पाठशाला अस्ति। रामः मोहनम शतम जयति, तो राम मोहन से 100 रुपए जीतता है। शतम जयति तो जी से बन गया, राम मोहन से 100 रुपए जीतता है। तो इस तरह से ये आपका कर्म कारक था। तो द्वितीय बच्चों याद रखना है, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति में होता है, यानी कि कर्म योगी द्वितीय विभक्ति बनती है। जैसे कर्ता योगी प्रथमा था, वैसे ही कर्म योगी द्वितीय। द्वितीय में ये अधिकतर ये जो धेनुम, बालकम, ग्रामम, लताम, विद्यालयम, वृक्षम, पुष्पम, इस तरह से उच्चारण में शब्द आते हैं, उनमें ही द्वितीय विभक्ति होती है। द्वितीय विभक्ति में जैसे रामम बनता है, लता में लताम बनता है, भानु में भानु बनता है, गुरु में गुरुम बनता है ना, इसी तरह से। और आपको याद रखना है पुष्पम बनता है। तो उन शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है। कारण क्यों? क्योंकि जब दो क्रियाएं साथ होगी, दो कर्म साथ होंगे, दोनों में द्वितीय होगी, तो उसमें क्या हो जाएगा? कर्म योगी। और बाकी मैंने दूसरा नियम आपको बढ़ाया, अभितय, परितय, समया, हा, निक्षा, यदि इन शब्दों के योग में वाक्य बना हुआ है तो उसमें भी द्वितीय होती है। जैसे ग्रामम विभक्ति आप पहचानना आसान है, क्यों? क्योंकि ग्रामम की साउंड आई, द्वितीय हो गई, विद्यालय में आया, द्वितीय हो गई। ये तो बहुत, लेकिन क्यों हुई? अभितय परितय इनके योग में, तो ये उसके आगे वाला ही उसका अधिकतर कारण होता है। तो आज आपने ये सीखा कि द्वितीय विभक्ति कर्म कारक किसे कहते हैं। कर्म का मतलब यहाँ पर होता है कि कर्ता के द्वारा जो इच्छा की गई है, क्या हुआ? सुधा क्या इच्छा कर रही है? जो तोड़ने की, ज्यादा कि लता, बेल से पुष्प तोड़ने की, लता से फूल तोड़ने का इच्छा रखती है वो, तो इसलिए इसका कर्म हुआ। इसी तरह गांव के दोनों ओर खेत है, गांव के दोनों ओर खेत है, तो कर्ता क्या इच्छा रखता है यहाँ पर कि जो है खेत हैं, किसके? गांव के। तो अब मान लीजिए गांव के दोनों ओर खेत हैं, चारों ओर खेत हैं, तो ये हम इस कर्ता यहाँ पर कर्म में कारक है ये, क्यों? क्योंकि अभी तक यह ग्राम में द्वितीय विभक्ति हुई है और द्वितीय विभक्ति होती है कर्म कारक में। तो कर्म कारक योगी द्वितीय विभक्ति और द्वितीय विभक्ति कब होती है? कर्म कारक योगी होता है। तो इस तरह से कारक में, कारक हम संस्कृत व्याकरण में पढ़ रहे हैं, तो कारक इस तरह से नियम नंबर 1, नियम नंबर 2 ऐसे नियमों में चलेंगे, उनके योग में द्वितीय विभक्ति होगी। ये आपको याद रखना है। आप चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि सब्सक्राइब करने से आपको मेरे अपडेट समय समय पर मिलती रहे। उम्मीद करता हूँ आपको आज कर्म कारक द्वितीय विभक्ति समझ आई होगी, और इससे पहले संधि व समास तथा अन्य संस्कृत व्याकरण के टॉपिक्स के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। और डिस्क्रिप्शन में या मेरे YouTube चैनल पर आप मेरे पिछले वीडियो को भी आसानी से देख सकते हैं। धन्यवाद।